हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। देखिए मेरे बच्चों, आज हम लोग क्या सामाजिक विज्ञान यानी क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान में कौन सा? तो हम लोग आज देखने वाले हैं इतिहास। इतिहास यानी हिस्ट्री का। वो भी हिस्ट्री में कौन? तो चैप्टर नंबर 1। हिस्ट्री में कौन? तो चैप्टर नंबर 1 हम लोग आज खत्म करने वाले। ये चैप्टर नंबर 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका लगभग हम लोग कितना, तो लगभग मान के चलेंगे हम लोग कितना, तो 30 से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत बहुत चांस रहता है कि एग्ज़ाम में आने का। तो चलिए देखना ना भूलें, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा। एक बार जल्दी-जल्दी में हम लोग सेशन को इस खत्म करें, केवल रिवीजन कर रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला नंबर, इ इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है 2 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। ऑप्शन नंबर सी यानी बुर्बो वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है मेजनी मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी। ठीक है, इसको रट लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली और जर्मनी के वर्तमान में माने कौना के विरुद्ध था रहलो? तो बउआ ये था ऑस्ट्रिया। किसका? ऑस्ट्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 5। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल जी किस पद पर नियुक्त कैले रहलन? तो ये तो हम आप लोग को बताए थे कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। किनके? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक किधर है? अच्छा ये नाविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण क्यों कर रहे थे? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। चलिए फिर अगला 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो ये जो 8वां नंबर क्वेश्चन है, तो ये जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो ये व्यापारियों की संस्था थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। और कह रहे हैं रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1817 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए मेरे दोस्त, हम लोग 400 पार का टारगेट रखे हुए हैं। कितना? 400 पार का। आप लोग को अगर 400 पार लाना है तो हम डेली वीडियो जो डालते हैं उसको देखते रहिए। केवल रिवीजन शॉर्ट वीडियो डालते हैं, जिसमें आप लोगों को 30 35 40 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। और भी नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पे कमेंट में आप डाल दीजिएगा। अगर कोई मुझसे गलती हो गया तो भाई हम भी इंसान हैं, गलती हो सकता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रिवीजन के लिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है भाई। आर से क्या होता है? आर से रिवीजन, और आर से ही बबुआ रिजल्ट होता है। तो आप लोग भूलना ना भूलें, रिवीजन कीजिए, रिजल्ट लाइए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या करें? 11वां नंबर 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करें? यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ये हो जाएगा यूनान। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहे हैं नेपल्स की संधि कब हुई थी? तो नेपल्स की संधि कब हुई थी? ऑप्शन बारह को बताइए, नेपल्स की संधि कब हुई थी? तो 1821 में, एकदम ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, कितना में रहे? 1821 में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? चार्ल्स यानी चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था? तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था किसने? कितना में भाई रहे थे ये? कब मतलब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? कब कल गई रहे? तो ये कब कल गई रहे? तो 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? 15वां नंबर क्वेश्चन बताइए। कह रहे हैं ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? तो हीगेल ने की। किसने की? तो हीगेल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है
एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो 1829 में। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ये तो हम जान गए कि कितना में हुई थी। ये तो हम जान गए कि 1829 में हुई थी, लेकिन किन दो देशों के बीच में हुई थी? तो तुर्की और रूस। तुर्की और रूस, यहाँ पे बहुत बच्चे घबरा जाते हैं। तुर्की और हंगरी, यहाँ हंगरी पोलैंड, मतलब ये सब ना ऑप्शन देखना, तुर्की और रूस। जहाँ तुर्की देखे और रूस एक साथ टिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा। फ्रांस और पर्सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिकार आधिपत्य था? तो किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक ऐसा देश है जिस पर हंगरी का पूर्ण आधिपत्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो बबुआ रूस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन। यहाँ पर सेडोवा और सेडोन में ध्यान से, ये ऑप्शन नहीं होगा। सेडोन ऊपर ये वाला जो है ना चंद्र बिंदु वाला, तो वहीं हो जाएगा, चंद्र वाला बिंदु तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। किस ऑप्शन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन क्या करें। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो सेडोन का युद्ध के बाद, सेडोन के युद्ध के बाद क्या हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। यहाँ पे यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप, यहाँ पे यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी। कौन था? मेजनी बाबू, मेजनी मेजनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए कह रहे हैं क्या, 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ये आप लोग चंद्रिका में भी पढ़े होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्या कह रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 में। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए। 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का संबंध कह रहे हैं, है कि नहीं? मेजनी का बताइए, काबूर का बताइए, गैरीबाल्डी का बताइए। तो गैरीबाल्डी का है, काबूर का है, मेजनी का है, लेकिन बिस्मार्क का कोई संबंध नहीं इटली के एकीकरण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था हुआ? तो ये संवैधानिक राजतंत्र हुआ था। संवैधानिक राजतंत्र, कितना बच्चे यहाँ पे हम लोग देखिए गलती किए थे, संघीय शासन व्यवस्था, लेकिन संघीय शासन व्यवस्था गलत हो जाएगा बबुआ। यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र एकदम करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिस्मार्क। कौन उत्तरदायी है? बिस्मार्क उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दिए। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। बहुत भी यही क्वेश्चन इसको लगा लीजिएगा आपकी बार के लिए, भी यही क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो किसने योगदान किया था? तो मेजनी ने भी किया था, गैरीबाल्डी ने भी किया था, काउंट काबूर ने भी किया था। इनमें से सभी ऑप्शन डी नंबर। लेकिन बबुआ एक चीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा के पूरा आप लोग ऑप्शन पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनाते समय आप लोग पूरा के पूरा क्या है ऑब्जेक्टिव पढ़ने का, सॉरी ऑप्शन पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, ताकि हो सकता है कि अगला ऑप्शन भी वही सेम निकल जाए। कहीं दोनों लिखा हो, कहीं इनमें सभी लिखा हो। तो कोशिश कीजिएगा पूरा ऑप्शन पढ़ कर ही कोई ऑप्शन टिक करें, क्योंकि एक नंबर बहुत मायने रखता है आपको फर्स्ट और पास और अच्छा नंबर लाने के लिए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट नंबर यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही लास्ट क्वेश्चन है। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का निवासी था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का निवासी था। थैंक यू बच्चों। आप लोग 32 क्वेश्चन देखिए। आप लोग बताइए कि 32 क्वेश्चन में से आप लोग को कितना क्वेश्चन पता था। अगर किसी को 30 प्लस पता था तो उनका तैयारी अच्छा तरीका से चल रहा है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा सुधार कीजिए, आपको पूरा समझ में हो जाएगा। पूरा में पूरा आप लोग
रिवीजन करके ला सकते हैं। लेकिन अगर जिनका पूरा है तो उनका तो काफ़ी अच्छा है, बल्ले-बल्ले हैं। अगर जिनका कम है, कोशिश कीजिए कि इसको वीडियो को 1-2 बार देखकर और मार्क्स को और अच्छे हम करें। ठीक है? थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।